मैंने जहाँ से हो सके अपनी जेब से मदद की। कोविड का जमाना आ गया, उस जमाने में आप पत्रकार को गवाह है, मैंने पार्टी के नाम पे बहुत कुछ काम किया। मैंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और हाइट तो ये है, जब असद साहब पार्लियामेंट के चुनाव प्रचार में यहाँ आए थे तो उन्होंने ये जो विवांता होटल है वहां मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब, हम मशरक़ी हल्के असेंबली से आपको न सिर्फ उम्मीदवार बनाएंगे बल्कि आपको किस तरह से जीत को यकीनी बनाया वो देखेंगे और मशरक़ी हल्के असेंबली की सीट आपको गिफ्ट में देंगे। और आपने देखा होगा, जाते वक्त एयरपोर्ट पे एक फोटो है, असद साहब ऐसा मेरे गलों का हाथ लगा रहे हैं और चूम रहे हैं और कह रहे हैं डॉक्टर हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। अभी 2024 के पार्लियामानी इंतखाबात के आखिरी दिन जब असद साहब शाम का प्रचार करके सुबह की फ्लाइट से हैदराबाद जा रहे थे, होगी बात। फिर क्या हुआ, औरंगाबाद में वक्फ एक्ट के सिलसिले में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में असद साहब ने 5 नाम डिक्लेयर किए। अब उसमें से कुछ लोग नए भी हैं, रईस लश्करी, शताब्दी भी काफी जूनियर है, 2 तो सिटिंग एमएलएज है, इम्तियाज साहब का भी नाम डिक्लेयर कर दिए। मेरे मन में थोड़ा सा एहसास पैदा हुआ, क्या पार्टी अपने को टिकट देना नहीं चाहती। मैं कश्मकश में था। 21 सितंबर को मैं हैदराबाद पहुंचा। मैं असद साहब की गाड़ी के पास जाकर खड़ा रहा। मैंने असद साहब से गुजारिश की कि सदर मोहतरम, मुझे 3 मिनट 5 मिनट आपसे बात करना है। और फिर मैंने कहा मैं आपकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, आप आगे जा रहे हैं, जहां मेरी बात खत्म हो जाएगी मैं उतर जाऊंगा। सदर साहब ने कहा नहीं, आप शाम में मुशायरे में आ जाओ। अब मुशायरे में ठीक है भाई, जब अकेले में बात, मुशायरे में क्या बात होगी। मैंने उनको बाद में व्हाट्सएप डाला, उनके जवाब भी आए। उसका सारांश ये है कि आपने किस तरह से तय कर लिया कि मशरक़ी हल्के असेंबली से हम आपको उम्मीदवारी दे रहे हैं। हाउ कुड यू कम टू दिस कंक्लूजन दैट वी आर गोइंग टू मेक ए कैंडिडेट फॉर औरंगाबाद ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूंसी फॉर 2024। मैंने समझ गया कि मेरी बात कुछ ठीक ठाक नहीं है। शाम के मुशायरे में नहीं गया, अलबत्ता सुबह की फ्लाइट से वापस आया 22 तारीख को, सोचते रहा। फिर हमारे अफराद खानदान नजदीक के दोस्तों से बात कहा। मैंने कहा एक खत लिख देते हैं। हमने उसी खत की कॉपी आपको दी है, उसका हमने मराठी में भाषांतर भी किया है, ट्रांसलेटर के हाथ से किया है। मेरी मराठी उतनी अच्छी नहीं है। अंग्रेजी का भाषांतर भी ट्रांसलेटर के हाथ से किया है और उसमें तमाम बातों का हमने जिक्र किया है। 23 तारीख के शाम में हमने असद साहब को ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए ये लेटर को पहुंचा दिया। कोई जवाब नहीं आया। फिर 15 दिन गुजरने के बाद 8 तारीख को हमने तमाम लोगों की मीटिंग की, उसकी रिपोर्टिंग भी आपके सामने है। फिर उस वक्त भी कोई जवाब नहीं आया। हमारी जो चाहने वालों की, जो मुझ पे प्रेम करते हैं, उसमें कुछ उलमाए कराम भी हैं, धार्मिक शख्सियतें भी हैं। भाई तो आधा गिलास पानी में। धार्मिक शख्सियत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तारीफ में रहते हैं। और जब कभी असद अवैसी साहब इस शहर में आते हैं तो यकीनन उनकी मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपके कदमों के पास बैठेंगे इस्लाम सीखने के लिए। तो उनमें से कुछ जिम्मेदार ने कहा, अमानत शरिया के सदर साहब ने हिमायत में हमारे खत दिया। ये उलमाए कराम और कुछ जिम्मेदार लोग असद साहब के मकान पर पहुंचे
जहां पर उनको कोई खातिर खा रेस्पॉन्स नहीं दिया गया। मैं ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहता, उलमा इकराम से आप बात कर लीजिए, उसमें से कुछ लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहते थे, उनको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। बहरहाल ये बातें होने के बाद अब हमने तय किया कि मशवरे के साथ हम अपने सियासी सफर की दिशा को तय करेंगे। 8 सितंबर के बाद हमने मुख्तलिफ साथियों से, मुख्तलिफ हमारे जो ग्रुप्स हैं उनसे बात की और ये नतीजा निकालने के लिए थोड़ा वक्त लग गया। फिर हमने तय किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपने को दस्तबरदार हो जाना चाहिए, उससे अपने को राजीनामा दे देना चाहिए। और फिर हमने आज राजीनामा असदुद्दीन अवी साहब को भेज दिया है, उनको मिल गया है ईमेल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से। मैं आपको ये बताने के लिए हुआ हूँ, यकीनन ये बहुत दुख की बात है कि 10 साल से पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले आदमी, खिदमत देने भी आदमी, पैसे खर्चने वाले आदमी, अपने बाल बच्चों को, खानदान को नजरअंदाज करते हुए पार्टी के आदमी को असद साहब 5 मिनट का वक्त भी नहीं दे सके। और 2019 से 2024 तक इम्तियाज जलील, 2014 से 2019 तक इम्तियाज जलील मुसलसिल हमारे खिलाफ साजिशें करते रहे कि किस तरह से हमारा सियासी नुकसान हो। इस पस मंजर में मुझे ये इस्तीफा भेजना पड़ा। ये बैकग्राउंड है, मैंने इस्तीफा भेज दिया है और हमने आगे के सियासी सफर भी तय कर के बारे में भी तय किया है, डिसाइड किया है। वो भी बातें 2-3 दिन में आप तक पहुंचा दूंगा, ताकि जब चीज़ें मैच्योर हो जाती हैं, ताकि जब चीज़ें फाइनल हो जाती हैं तो उसके बताने में मज़ा है। वक्त से पहले बताने में कोई मज़ा नहीं है। मैं कांग्रेस हाईकमान के जिम्मेदारों से कांटेक्ट में हूँ, क्योंकि मशरक़ी हल्के असेंबली की सीट कांग्रेस के कोटे में आती है, जो महाविकास अघाड़ी का एक अंग है, एक हिस्सा है। बहरहाल बहुत सारी डेवलपमेंट होंगे। मेरे पास पूरे महाराष्ट्र से पार्टी के पदाधिकारियों का, पार्टी के चाहने वालों का फोन है। अभी अभी नांदेड़ से फिरोज गारा जो मराठवाड़े के अध्यक्ष हैं, एक माजिद बशीर साहब जो मराठवाड़े के सेक्रेटरी हैं, हमारे नागपुर के साथी हैं, हमारे विदर्भ के साथी हैं, मुख्तलिफ जिलों के साथी हैं, वो सब कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपके साथ हम भी पार्टी छोड़ना चाहते हैं। आप जानते हैं आज से इलेक्शन के फॉर्म के भरने का टाइम शुरू हो गया है। टाइम बहुत कम है। मुझे भी मेरे इंतखाबी सिलसिले में भागदौड़ करना है। इन तमाम साथियों को मैं जमा किया होता, मगर इंशाअल्लाह ताला मेरे इस्तीफा के बाद महाराष्ट्र में काफ़ी पद अधिकारियों के इस्तीफा की बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमजोर कर रहा है। हमारी खुद बदकिस्मती है, इट इज अनफॉर्चुनेट फॉर मी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग टू असदुद्दीन अवैसी। और असदुद्दीन अवैसी साहब के कान में जो जहर भर दिया इम्तियाज जलील ने, वो निकालने में नाकाम रहा। बहरहाल ये तमाम बातें आपके साथ शेयर करना थी। मैंने इससे पहले बहुत सारी बातें कही थी। अब मैं आपके साथ सुकून से बैठता हूँ। आपके जहन में जो भी सवाल होगा या मुझे कुछ और कहना होगा तो मैं कहूँगा। यकीनन आप ही के माध्यम से हम जनता में हमारी बात को पहुँचा सकते हैं। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप में से किसी को जो सवाल पूछना है एक के बाद एक पूछिए। मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा नेता हूँ और आपके बीच में रहता हूँ, इसलिए आप मेरी बात तो खत्म होने दो। आपने जो आरोप किया कि इम्तियाज जलील हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या इशाऱ्यावर नसतात, तर इशारे कशा कशा स्वरूपाचे असतात, आतापर्यंत किती वेळा इशारे केले गेलेले आणि त्याच्यातून काय काय झाले आतापर्यंत? देखो, जिस हल्के असेंबली से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ
वहां देवेंद्र फडणवीस का चहेता अतुल सावे इलेक्शन लड़ता है। अभी 2019 में युति जो टूटी, मेरा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस साहब की मदद करने की युति टूटी। अभी एक छोटी सी मिसाल देता हूं मैं तुमको। अभी 2019 में अतुल सावे वंचित से युति होने के बाद बहुत परेशान था, तो हमारे जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी की जो ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी थी, इलेक्शन से 1-1.5 महीना पहले इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र अध्यक्ष बनने के बाद डिसॉल्व कर दिया। ऐसी क्या अड़चन थी इम्तियाज जलील को डिसॉल्व करने की? सियासत हमको भी समझती ना भाई। और पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी की युति होती, और महाराष्ट्र में होने के बाद औरंगाबाद में करीम कुरैशी उम्मीदवार बन के आता, और उसके आगे पूरे कैलकुलेटर्स को भी उन्होंने मेरे खिलाफ लगाया। वो बेचारों का भी बहुत हक मारा है उसने। 92 के इलेक्शन में पैसे गया, पैसे दिया नहीं उनको, बड़ा बहुत सारी बातें हैं, मगर ये चीजें तो सामने है ना, घटनाक्रम। और उसके आगे सुनो ना मेरी बात, अभी बात कंप्लीट तो दो। अभी एक ही आदमी सब सवाल करेगा तो मुश्किल हो जाएगा ना भाई, मैं जवाब तो दे दो मुझे। अभी देखो ना, मशरक़ी हल्के असेंबली में पार्लियामेंट में 89,000 वोट MIM को मिले। अब हमको टिकट नहीं देने का मतलब असद साहब को इस बात पे तैयार करने का गफ्फार कादरी को मशरक़ी हल्के से टिकट ना दिया जाए। क्या वजह है भाई? वजह सिर्फ इतनी है, एक सक्षम ताकतवर उम्मीदवार या तो ना आए, या तो उनकी खुद की नीयत थी कि मैं वहां आ जाऊं। अभी तो मेरा मानना यह है कि MIM, ये तो उनका डिसीजन है, एक कमजोर कैंडिडेट देना चाहती, ताकि कहीं ना कहीं अतुल सावे की मदद हो। अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। चांदीवली में आरिफ नसीम खान के खिलाफ इमरान कुरैशी को खड़े करे, 800 वोट लिया, आरिफ नसीम खान 399 वोट से हारा।